जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंशु गुप्ता और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। आज के इस वीडियो में आज आप सभी के लिए इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज मैं केवल आप सभी के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा, जो कि 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे। तो इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप सभी के रियल नंबर चैप्टर का और बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। तो बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में रियल नंबर का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि यूक्लिड्स विभाजन का प्रयोग करके मसा ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे 1-2 नंबर वाला क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में किसी तरह से पूछा जाता है कि यूक्लिड्स विभाजन का प्रयोग करके मसा कैसे निकालें। तो चलिए, काफ़ी आसान तरीका बताएंगे इसको सीखने के लिए कि यूक्लिड्स विभाजन का प्रयोग करके आखिर हम लोग मसा यानी कि HCF को कैसे डिफाइन करते हैं। तो आप लोग देखते रहिए, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चंस को पहले बनाएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। जो भी क्वेश्चन दिया गया हो यूक्लिड्स विभाजन में और मसा निकालने के लिए पूछे, तो 2 संख्याओं में जो भी संख्या बड़ी होती है, मतलब लार्ज नंबर को ए मानते हैं तथा छोटी संख्या को बी माना जाता है। तो इन दोनों में देखिएगा तो बड़ी संख्या क्या है 225 से और छोटी संख्या 135 है। तो बड़ी संख्या को ए मानेंगे, तो उसी को लिख देंगे कि माना ए इज इक्वल टू 225 और बी इज इक्वल टू 135। इतना लिखने के बाद यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय जो होता है उसको लिखेंगे। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय आप सभी को मालूम होता है कि a बराबर v³ प्लस r होता है। ये बात आप सभी को मालूम होगा कि यूक्लिड्स विभाजन जो प्रमेय होता है वो a इज इक्वल टू v³ प्लस r होता है। इसको कहीं दूसरे जगह डिवाइड जैसे होता है ना, आप लोग छोटे क्लास में सीखे होंगे HCF निकालना, डिवाइड यानी कि भाग विधि से, उसी तरह से निकाल लेंगे। तो 135 हो गया, इसको 2 से 25 में करना है, ठीक। एक बार में करेंगे 135 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 5 में से 5 जाएगा 0 और ये 2 से 3 नहीं जाएगा तो इधर से जाएगा, तो 12 में से 3 गया तो 9 और ये कट जाएगा। फिर इसको घेर के इसको लिखेंगे 135 को, फिर एक बार में करेंगे तो केवल 90 हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। फिर इस 45 को घेर के इस 90 को कहाँ ले जाएंगे अंदर, और 45 को 2 बार करेंगे तो 90 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पूरा कट जाए वहीं पर छोड़ देंगे। एक बार फिर से रिकॉल, बड़ी संख्या को a मानेंगे, छोटी संख्या को b मानेंगे। यूक्लिड्स विभाजन पर में a बराबर v³ प्लस r लिखेंगे, अलग कहीं पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए कितने स्टेप में डिवाइड हुआ है, तो 1 स्टेप, यहाँ पर 2 स्टेप और एक 3 स्टेप, तो इधर 3 स्टेप लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड और स्टेप थर्ड। 3 स्टेप हो गया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये जो इधर बगल में डिवाइड किए हैं इसी के सहायता से यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। कैसे लिखना है, तो पहले बीच वाला 225, 135, 90, तो उसी को लिखिए 225, 135 और 90। फिर बराबर है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर यूक्लिड्स विभाजन में तो बराबर हो गया। बी मतलब इस साइड वाला जो बाहर होगा, तो 135, 90, 45 बाहर है, उसको लिखेंगे 135, 90, 45।
फिर दोनों के बीच में क्या है, गुना है, तो सभी में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और क्यूब, क्यूब मतलब क्या होता है, भागफल, उस साइड वाला, तो उस साइड क्या है, एक, एक और दो, एक, एक, दो। फिर इसमें जोड़ का चिन्ह है तो क्या हुआ, सब में जोड़ का चिन्ह। फिर आर क्या होता है, आर को शेषफल बोलते हैं, तो शेषफल 90 बचा है, एक बार 45 बचा है और एक बार 0 बचा है। तो एक बार 90 हो गया, एक बार 45 हो गया और एक बार 0 हो गया। मतलब कि पूरा चीज़ को इस भाग से देख करके यहाँ पर लिखा गया। पहले क्या किया, बीच वाला को लिख दिया, फिर लेफ्ट साइड वाला को लिख दिया, फिर राइट साइड वाला को, और फिर नीचे वाला को मतलब आर को। इतना कुछ करने के बाद जहां पर भी आपको 0 दिखाई दे दे, यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है तो उसी में बराबर के जस्ट बाद वाला, तो यहाँ पर 0 है और बराबर के जस्ट बाद क्या है, 45 है। इसीलिए प्यारे बच्चों इसका मौसा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये काफ़ी स्पष्ट और आसान तरीका है यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके मौसा निकालने का। इतना अगर आप लोग कम्प्लीटली बना देते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर एकदम कंफर्म हो जाएगा। और एक ऐसा क्वेश्चन गारंटी के साथ प्रत्येक ईयर में पूछा जाता है। तो आप लोग इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि 842 और 216 दिया गया है। इसका भी क्या ज्ञात करना है, मौसा ही ज्ञात करना है, जो कि यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से ही। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या को a माना था, छोटी संख्या को b माना था। ठीक उसी तरह इसमें से भी बड़ी संख्या को a ही मानेंगे और छोटी संख्या को b ही मानेंगे। तो बड़ी संख्या 842 है और छोटी संख्या 216 है, यानी कि ए के जगह पर हो जाएगा 842 और बी के जगह पर हो जाएगा 216। फिर यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय जो होता है वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, सबके लिए लिखाएगा। फिर इसको कहीं अलग पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद स्टेप बनाएंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अलग पेज पे कहीं डिवाइड करते हैं। इसको 4 बार में ले जाएंगे तो 4 बार में नहीं जा पाएगा, दिक्कत हो जाएगा, कुछ ज़्यादा शेष आ जाएगा, 3 होगा। 3 बार में ले जाएंगे तो 3 दून 6 3 का 18 हो जाएगा, 3 एकम 3 एक 4 हो जाएगा और 2 3 के 6 हो जाएगा, 648। इसको घटाएंगे, ये 2 में से 8 नहीं जाएगा, इधर गया, 12 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 4, यहाँ पर 3 बचा हुआ है। ठीक, तो 3 में से 4 नहीं जाएगा तो फिर एक इधर से गया, यानी कि 13 में से 4 गया तो 9, फिर इसको 7 में से 6 हो गया, 1 हो जाएगा। फिर इसको उतारेंगे 216 को, फिर इसको एक ही बार में डिवाइड करेंगे तो 194 हो जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा और फिर इधर ले जाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 9 गया तो 2 हो गया, फिर ही कट जाएगा, फिर 194 को इसमें अंदर लिखेंगे। अब देखेंगे कि 22 को क्या भाग करने पर 194 या उससे कम है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए हम 22 को 6 बार ले जा रहे हैं तो 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 और 1 13, या फिर 7 बार ले जा रहे हैं तो 7 7 49, 7 दूना के 14 और 1 15, 8 बार ले गए अगर तो 22 को 8 से गुना करना है ना, 22 को 8 से, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 1 17। अगर 22 को 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 1 19, बेसी आ जा रहा है ना 198, सो 8 बार में ही लेकर के इसको चलेंगे। 22 को 8 बार में, तो 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 और 1 17, इसको घटाएंगे, 4 में से 6 नहीं जाएगा, इधर से 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8 होगा, यहाँ पर 8 में से 7 होगा तो 1, फिर यहाँ पर 22 उतर गया, एक बार में फिर इसको भाग करेंगे 18 हो जाएगा, फिर 4 हो गया, 4 से 18 को भाग करेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 2 बच गया, 2 से 4 को करेंगे तो 2 दूना के 4, फाइनली कट गया। जहाँ पर फाइनली कट जाएगा वहीं पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर स्टेप बनाएंगे, तो स्टेप कैसे बनाएंगे देखेंगे कितना बार में भाग गया है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, मतलब कि 6 गो स्टेप बनेगा। तो इधर लिखना पड़ेगा 6 गो स्टेप।
स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ, स्टेप 5 और स्टेप 6। इस तरह से 6 बार में भाग लगा तो 6 गो स्टेप इधर बन गया। 6 स्टेप होने के बाद सबसे पहले बीच वाला को लिखते हैं। तो बीच वाला एक 842 है, फिर एक बीच वाला 216 है, फिर एक बीच वाला 194 है, फिर एक बीच वाला देखिएगा तो 22 है, फिर एक बीच वाला क्या है 18 है, और फिर एक बीच वाला क्या है 4 है। फिर इसमें बराबर है तो इस सब में भी बराबर हो जाएगा। एकदम आसान तरीका बता रहे हैं एक एक स्टेप को। फिर लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट अगर ऐसे खड़ा होंगे तो इस साइड लेफ्ट होगा ना, तो लेफ्ट में ये 216 194 22 18 4 2, तो 216 194 22 18 4 2 हो गया। फिर दोनों के बीच में गुना है तो सब में गुना का चिन्ह दिया जाएगा। फिर क्यू किसको बोलते हैं, राइट साइड भागफल को, तो 3 1 8 1 4 2 उसी को लिख देंगे। 3 1 8 है, उसके बाद 1 है, फिर 4 है और फिर 2 है। फिर इसमें क्या चीज़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो सब में फिर प्लस लगेगा। फिर नीचे वाला या मतलब कि आर क्या होता है, शेषफल होता है, तो 194, फिर क्या आ गया है 22, फिर क्या है 18, फिर क्या है 4, फिर क्या है 2, फिर क्या है 0। तो इस तरह से इतना कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद मसा में क्या बताया था मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चंस में, कि जहाँ पर भी 0 दिखाई दे वहीं पे बराबर के जस्ट बाद, तो यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है तो बराबर के जस्ट बाद क्या हो जाएगा 2। सो प्यारे बच्चों इसका जो मसा यानी कि HCF हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इतना भी बना लेने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। ये मैं बात बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो होता है एक क्वेश्चन HCF ज्ञात करने का पक्का ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसका एक प्यारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लसा तथा मसा क्या करना है, हमें बताना है। ये क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है और कभी कभी सब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है। सो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मसा तथा लसा कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए आइए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मसा तथा लसा निकालना सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्वेश्चन है कि 26 और 91 इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड से लसा और मसा को ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 26 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। छब्बीस का अभाज्य गुणनखंड, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड इधर अलग कहीं पे करेंगे तो 26 को 2 से कटाएंगे तो 13 बार में कट जाएगा, फिर 13 को कटाएंगे 13 से तो 1 बार में, मतलब कि 2 गुने 13 गुने 1, 2 गुने 13 गुने 1 तथा साथ ही साथ 91 का अभाज्य गुणनखंड हमें करना है कि 91 का अभाज्य गुणनखंड, और फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस तरह से ही होगा। 91 को फिर इधर कहीं अलग करेंगे तो ये कटाएंगे, इसको 7 से कट जाएगा 13 बार में, और फिर इसको 13 से कटाएंगे तो 1 बार में। ठीक, मतलब कि इसका आ गया 7 गुने 13 गुने 1। इतना हो जाने के बाद अब हमें क्या ज्ञात करना है, लसा और मसा ज्ञात करना है। तो इसलिए लसा, तो लसा क्या होता है
कि दोनों में जो कॉमन हो उसको तो लिखिए देंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको भी लिख देंगे। तो दोनों में कॉमन 13 है तो एक 13 हो गया, फिर दोनों में कॉमन 1 है तो 1 हो गया, फिर एक 2 बच गया और एक 7 बच गया। इसी को गुना करके लिख देंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा और 7 में 2 से गुना कर देंगे तो 14, मतलब कि 13 और 14 को गुना करके लिख देना है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 13 चौका 52 का 2 हो जाएगा, हासिल का 5 हो जाएगा, 13 एकम 13 और 5 18, यानी कि इसका जो लौसा हो जाएगा प्यारे बच्चों 182 हो जाएगा। ठीक, आप लोग अलग गुना करके देख सकते हैं 13 और 14 को, ये 52 हो जाएगा और ये 13 एकम 13 हो जाएगा, 5 3 8 और ये 182 हो गया। फिर इसी तरह से हमें इसी क्वेश्चन का मसा भी ज्ञात करना है। तो मसा कैसे ज्ञात करते हैं? तो मसा ज्ञात करते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है? 13 है और 1 है, तो उसी को लिखेंगे 13 गुने 1। बिना कॉमन वाले को नहीं लिखते, मतलब कि 2 इसमें है इसमें नहीं है तो नहीं लिखाएगा, या फिर 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 7 को भी नहीं लिखेंगे। तो फिर 13 और 1 को गुना करेंगे तो 13, इसका ये आंसर हो गया। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके किसी भी संख्या का HCF या LCM भी ज्ञात किया जा सकता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 उसी से है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का ही उपयोग करना है और लसा मसा हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा मसा, पिछले वाले क्वेश्चंस के आधार पर इस क्वेश्चन से भी सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चंस दिया गया है उसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 12 15 21 दिया गया है तो 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। बारह का अभाज्य गुणनखंड, बारह का अभाज्य गुणनखंड कहीं अलग करेंगे इस तरह से, तो 12 को 2 से कटाएंगे, 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 3 बार में कटेगा, फिर 3 से कटाएंगे 1 बार में कटेगा, मतलब कि 2 गुने 2 गुने 3। इस एक को लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक, सो नहीं लिखे क्योंकि एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखते हैं कि 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड कहीं करेंगे इस तरह से, तो 15 को 3 से कटा देंगे 5 बार में, फिर 5 से इसको कटा देंगे 1 बार में, मतलब कि 3 गुने का 5 हो गया। फिर उसी तरह से किसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा? 21 का, तो उसका भी सीख लीजिए कि 21 का अभाज्य गुणनखंड। इक्कीस का अभाज्य गुणनखंड, तो फिर कहीं 21 को इधर कटाएंगे तो 21 का हो जाएगा 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। ठीक, मतलब कि 3 गुने का 7, एक को नहीं लिखेंगे क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। इतना होने के बाद एक बार हमें क्या निकालना है? इसका लसा निकालना है। तो लसा के लिए मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन हो पहले उसको लिखो। तो कॉमन 3 है तो 3 लिखा जाएगा, 3 के बाद कॉमन ये निकल गया तो बचा क्या? 2 बार 2 बचा, मतलब कि 4 बचा ना, 2 बार 2 का मतलब 4, फिर एक 5 बच गया और एक 7 बच गया, 5 हो गया और 7 हो गया, बाकी कुछ नहीं है। अब इसको गुना कर देंगे तो देखिए 4 में 3 से गुना करेंगे 12, 12 में 5 से गुना करेंगे 60 और 60 में 7 से गुना कर देंगे प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा 420। मतलब कि 15, 12 और 21 का जो लसा है LCM आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। उसी तरह से अगर इसका मसा निकालेंगे तो मसा क्या होता है? केवल कॉमन, कॉमन के अलावा दूसरा नहीं। तो कॉमन केवल क्या है?
3 है, मतलब कि इसका मौसा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से अभी तक मैंने 2 टॉपिक्स का क्वेश्चन बनाया। एक अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा निकालना जो कि अभी है, और इसके पीछे बताया था मतलब कि यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके केवल मौसा। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि यूक्लिड्स विभाजन का प्रयोग करके केवल मौसा ही निकल सकता है, लौसा नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करते तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लौसा और मौसा दोनों ही ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस मतलब कि क्वेश्चंस नंबर 3 आपको दिख रहा होगा कि HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9 दिया हो, तो LCM ऑफ 306 और 657 ज्ञात करना है। ये क्वेश्चंस आप सभी के NCERT मैथमेटिक्स के बुक का एक्सरसाइज 1.2 का 4 नंबर क्वेश्चन है। शायद आप लोग इसको काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। चलिए सीखेंगे कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बता दूं, आप सभी को प्यारे बच्चों मालूम होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मतलब कि a इंटू बी का जो वैल्यू होता है वो अपने HCF इंटू LCM के वैल्यू के बराबर होता है। मतलब कि दो संख्याओं को गुना करो या फिर उसके HCF और LCM को गुना करो, दोनों का आंसर जो आता है वो कैसा होता है, सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता है। तो उसी में इसको A दिया गया है और इसको B दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 306 और B इज इक्वल टू दे दिया गया है 657 तथा HCF ई दोनों का HCF दिया गया है कितना, 9 दिया गया है। तो इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, LCM हमें ज्ञात करना है। तो इसी फार्मूला से ले चल के यहाँ पर रखेंगे तो LCM का वैल्यू निकल जाएगा। वैसे आप सभी अगर LCM का फार्मूला शॉर्टकट देखेंगे तो LCM इज इक्वल टू ये A इंटू बी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, और ये HCF इधर गुना के साथ में तो इस साइड आ जाएगा तो भाग के साथ में चला जाएगा। मतलब कि LCM का अगर डायरेक्ट फार्मूला देखें तो A इंटू बी बाई HCF भी हो सकता है इस मेन फार्मूले के हिसाब से। तो डायरेक्टली हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM में क्या हो जाएगा A इंटू बी, मतलब कि 306 गुना का 657 बटा HCF है। तो HCF का वैल्यू कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। इसको 9 से कटाएंगे तो कट जाएगा 34 बार में। मतलब कि हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों 34 गुने 657। अब 34 और 657 को गुना आप लोग इधर कर लीजिए। तो चलिए करके देखते हैं। 657 और 34 को गुना करेंगे तो 4 7 28 का 8 हासिल 2 होगा, फिर 5 का 20 और 2 22 होगा, फिर हासिल 2 होगा, फिर 6 का 24 गो और 2 गो 26 को एक अंक पे कट जाएगा, 7 3 का 21 हो जाएगा, 5 3 के 15 2 17 हो जाएगा, 6 3 18 और 1 19 हो जाएगा। जोड़ेंगे 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 6 7 13 का 3 हासिल 1 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया और 1 1 हासिल 12 हो गया। मतलब कि 22 33 8 22,338। अगर इन दोनों संख्याओं का HCF 9 होगा तो इन दोनों संख्याओं का जो LCM होगा प्यारे बच्चों 22,338 होगा। इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा। और एक ऑब्जेक्टिव्स के लिए बात बता दें तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर, न कि योगफल या फिर अंतरफल या फिर भागफल के बराबर, बल्कि गुणनफल के बराबर ही होता है। और फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी को दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त है या नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी अंक 0 पर समाप्त हो ना,
तो अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें क्या आना चाहिए, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। और इस दोनों के अलावा अगर दूसरा कुछ आ गया तो वह अंक 0 पर समाप्त नहीं हो गया, लेकिन 2 और 5 आ गया तो वह अंक 0 पर समाप्त हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए मैं आपको इसको बनाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 जो दिया है ना उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 2 और 3, 2 गुने 3 मतलब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरा संख्या 3 आ गया है और दूसरा संख्या आने पर वह अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इतना भर तो लिखने से होगा नहीं, क्योंकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, कम से कम 5 या 6 लाइन लिखना पड़ेगा। तो लिखा जाएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि अंक 0 पर समाप्त होने के लिए अंक 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में अंक 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 होना चाहिए, केवल 2 और 5 होना चाहिए। केवल 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा दूसरी संख्या 3 है, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस सब बात को मैंने कहाँ से लिखा, जो कि मैंने पहले बताया था कि अंक 0 पर समाप्त होने के लिए केवल 2 और 5 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंक 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 चाहिए, लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा दूसरी संख्या 1 3 भी है, इसीलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये क्वेश्चन खास उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी इस चैप्टर से पूछ दिया जाता है। सो मैंने इसको बताया क्योंकि मैंने इस चैप्टर का सभी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है या फिर पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चंस जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रियल नंबर से, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 110% श्योर है कि पूछा जाता है, अपरिमेय सिद्ध करने वाला। ठीक, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन प्रत्येक साल 2 नंबर का पूछा जाता है। कैसे होगा, बस यहाँ पर अपरिमेय संख्या लिख सकता है, 5 के जगह 7 कर सकता है, 6 कर सकता है, 2 कर सकता है, 8 कर सकता है। ठीक, लेकिन 4 नहीं कर सकता है, क्योंकि 4 परिमेय हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से सबके लिए सेम नियम चलेगा, बस जहाँ पर 5 होगा हम वहाँ पर 5 लिखेंगे, 2 होगा तो 2 लिखेंगे, 3 होगा तो 3 लिखेंगे। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं सीखिएगा, बिल्कुल ही दिमाग को शांत करके और अपने मोबाइल पर ध्यान दे करके देखिएगा, मतलब कि बोर्ड पर। आप लोग मोबाइल पर ध्यान दीजिएगा तो बोर्ड पे ध्यान खुद आ जाएगा।
तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है उसको परिमेय मानते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टा मानते हैं। अपरिमेय सिद्ध करना है √5 को, तो √5 को क्या मानना पड़ेगा, परिमेय मानना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय सिद्ध करना था तो उसका उल्टा परिमेय मान लिया। अब आपको ये बात मालूम होगा कि कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या होती है तो उसको प्यारे बच्चों p/q के रूप में लिखा जाता है। तो p/q के रूप में लिखा जाने के बाद एक छोटा सा और नियम होता है कि दोनों तरफ वर्ग किया जाता है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों वर्ग वर्ग करेंगे, मतलब कि अगर आप लोगों को कहीं पे √2 का वर्ग दिया गया हो तो इसका आंसर निकलता है 2, √5 का वर्ग दिया गया हो तो इसका आंसर निकलता है 5। मतलब कि कोई भी रूट वाला अगर नंबर दिया गया हो और उसका वर्ग करना है, मतलब कि स्क्वायर करना है, तो उसमें से केवल रूट के चिन्हों को गायब कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है। तो उसी तरह से √5 का वर्ग करेंगे तो केवल हो जाएगा 5, और p/q का जो वर्ग करेंगे वो हो जाएगा p²/q²। फिर इस q² को इस साइड ले जाएंगे और p² को इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा q² = p²/5। इतना आने के बाद इसको समीकरण कौन मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब देखिए यहाँ पर कहीं कहीं मान लीजिए आपको मिला होगा 8/4 या फिर ऐसे कोई मिला होगा, तो यह क्या होता है, 8 जो होता है वो 4 से डिवाइड होता है, मतलब कि विभाजित हो जाता है। तो उसी तरह से p²/5 मिला है तो p² भी 5 से विभाजित हो जाएगा। तो उसको एक कोष्ठ में करके लिख देते हैं कि p² 5 से विभाजित है। p² 5 से विभाजित है, इतना लिखा गया। इतना लिखाने के बाद फिर मानते हैं, माना p/5 के मानेंगे। अब यहाँ पर 5 क्यों माने, तो क्वेश्चन में 5 दिया था। अगर क्वेश्चन में √3 दिया होता तो p/3 के मानते, क्वेश्चन में √7 दिया होता तो p क्या मानते, 7 के मानते। तो इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा कि फिर जब 2 बार मानना हो, एक बार यहाँ पर मान लिए और दूसरा बार जब मानना हो तो p का वैल्यू कितना मानेंगे, तो जो क्वेश्चन में दिया गया होगा उसका रूट हटाकर k लगाएंगे। तो रूट हटाएंगे तो 5 बचेगा और k लगा देंगे तो 5 k हो जाएगा। फिर ये जो p आ गया इसी का वैल्यू कहाँ पे रखा जाता है, समीकरण फर्स्ट में रखा जाता है। तो फिर लिख दीजिए कि p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, p का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट है q² = p²/5 हो गया। तो ये तो q² हो गया बराबर p के जगह पर क्या हो जाएगा 5k, तो 5k का स्क्वायर, अब बटा में दे दिया गया है 5, तो ये तो q² इसमें कोई चेंजिंग नहीं। फिर इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और k का स्क्वायर हो जाएगा k² और बाटा के नीचे क्या है 5। इस 5 से इस 25 को प्यारे बच्चों कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। यानी कि फाइनली हमारे पास आ गया q² बराबर का 5k²। इतना तक हो जाने के बाद फिर k² को अलग करते हैं। तो k² को अलग करेंगे तो ये 5 इधर भाग में आ जाएगा क्योंकि गुना में है, और आप लोग जानते हैं कि गुना से कोई संख्या भाग में आ जाती है।
मतलब कि अगर केवल के स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 5। अब देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर बटा 5 था तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित था। यहाँ पर क्यू स्क्वायर बटा 5 है तो क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। तो इसको भी कोष्ट में करके लिख देंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब इतना कुछ हो जाने के बाद एक बार अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित दिख जाए आपको और एक बार क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित दिख जाए, मतलब कि आपने अब जो मान लिया था परिमेय वो गलत सिद्ध हो गया। परिमेय माना था और वो गलत सिद्ध हो गया, तो जो आप माने थे वो गलत हो गया, तो जो पहले था वो हो जाएगा ना, मतलब कि परिमेय माने और वो यहाँ पर गलत सिद्ध हो गया, तो परिमेय माने गलत सिद्ध हो गया तो अब अपरिमेय हो जाएगा। तो लिख देंगे कि अतः हमारी मान्यता जो क्या है गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना कुछ कर लेने के बाद अगर आप लोग सबको बना देते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्का हो जाएगा। और इस क्वेश्चंस को श्योर जान लीजिएगा कि ऐसा एक क्वेश्चंस पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। भले ही क्या कर देगा, √5 के जगह पर √7 कर देगा, √6 कर देगा, √3 कर देगा, √2 कर देगा, लेकिन एक क्वेश्चंस अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला कैसे भी आता है। तो आप लोग इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आप लोगों का ये चैप्टर का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब कि 2 नंबर वाला क्वेश्चंस था, वो समाप्त हुआ और हमारा वीडियो भी यहीं पर समाप्त हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त साथी जो मित्र हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर सके। और एक खास बात बता दें कि प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाती है, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तथा साथ ही साथ आपका बोर्ड एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट भी अपलोड किए जाएंगे, जिससे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में प्रत्येक सब्जेक्ट्स में 90+ मार्क्स को आसानी से ला सकते हैं। ठीक, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।